जीवन एक किताब है जिसका हर दिन एक नया पृष्ठ है, हर महीना एक नया अध्याय है और हर साल एक नई श्रृंखला है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से की बात। ईरान और इजरायल के बीच तनाव को संवाद और कूटनीति के माध्यम से घटाने की अपील। ईरान की मांग पर यूएनएससी में देर रात हुई आपात बैठक। रूस, चीन, पाकिस्तान ने ईरान इजरायल के बीच युद्ध विराम का लाया प्रस्ताव। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू को बाधित करने की आशंकाओं के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। भारत में नहीं होगी तेल की कमी। भारत की तेल आवश्यकताओं की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरू के माध्यम से नहीं आता। भारत ने तेल आयात के खोल रखे हैं कई विकल्प। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ऑल इंडिया विश्वविद्यालय की वार्षिक बैठक और कुलपतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। द न्यू वर्ल्ड 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था और भारत नामक पुस्तक का करेंगे विमोचन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर। एनएफएसयू परिसर का किया भूमि पूजन। नक्सल ऑपरेशन पर करी समीक्षा बैठक। नक्सलियों से समर्पण नीति का लाभ उठाने की अपील। हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने का किया आह्वान। 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त करने के संकल्प को दोहराया। संसद की प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष। मुंबई में विशेष सम्मेलन का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से रविवार को बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी। उन्होंने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति से मौजूदा स्थिति पर विस्तार से बात की और क्षेत्रीय शांति को जल्द से जल्द बहाल करने की बात कही। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की। हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। हाल ही में बढ़े तनाव पर गहरी चिंता भी व्यक्त की। आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया और क्षेत्रीय शांति को जल्द से जल्द बहाल करने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की रविवार देर रात एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले पर चर्चा की गई। इस बैठक में रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें मिडिल ईस्ट में तुरंत और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, अमेरिका ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर जो बमबारी की है वो पहले से ही अशांति से जूझ रहे इस देश में खतरनाक मोड़ आने का संकेत दे रही है। हमें लड़ाई को रोकने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर गंभीर निरंतर वार्ता की ओर लौटने के लिए तुरंत और निर्णायक रूप से काम करना होगा। रूस, चीन और पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित यूएनएससी प्रस्ताव मसौदे पर सुरक्षा परिषद की बैठक में मतदान नहीं किया जाएगा, ये बात स्पष्ट कर दी। ये सिर्फ एक मसौदा है, इसलिए मतदान से पहले इसे सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच प्रसारित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले अगले सप्ताह की शुरुआत से मध्य तक ये होने वाला है। We face a stark choice. One path leads to wider war, deeper human suffering, and serious damage to the international order. The other leads to de-escalation, diplomacy, and dialogue. We know which path is right. And I urge this Council and all Member States to act with reason, restraint, and urgency. We cannot and must not give up on peace. Thank you.
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू को बाधित करने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर ऐसा होता भी है तो भारत में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं होगी, क्योंकि हमारी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरू के माध्यम से नहीं आता है। दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को कहा कि तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक और चौथे सबसे बड़े गैस खरीदार भारत के पास कई हफ्तों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति है और उससे कई मांगों से आपूर्ति प्राप्त हो रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सरकार पिछले 2 सप्ताह से पश्चिम एशिया में बदलती भू राजनीतिक स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। To speculate on the price factor, the oil price for a long time was between 65 and 70, then it was between 70 and 75. Today is a Sunday. When the markets open tomorrow, then the consequences of the closure of the Straits of Hormuz will be factored in. But as I've been saying for a long time, there is enough oil available in the global markets. More and more oil is coming on the global markets, particularly from the Western Hemisphere. And even the traditional suppliers would be interested in keeping the supplies on because they also need the revenue. So hopefully the market will factor that in. But as I said, the Modi government has over the past several years not only ensured the stability of supplies but also affordability, and we will take all necessary measures to ensure that. It's very difficult to speculate on. ऑल इंडिया विश्वविद्यालय का वार्षिक सम्मेलन इस वर्ष नोएडा स्थित एमआईटी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सम्मेलन में अतिथि होंगे। आज सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ऑल इंडिया विश्वविद्यालय की वार्षिक बैठक और कुलपतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। सम्मेलन में देश भर के विश्वविद्यालयों से 300 से अधिक कुलपति, निदेशक और अन्य शिक्षा विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इस बार सम्मेलन की थीम भविष्य की उच्च शिक्षा की कल्पना, भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित रहेंगी। सम्मेलन के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत की भूमिका, नवाचार, डिजिटल शिक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। आयोजन से शिक्षा जगत को नीति निर्माण और शैक्षणिक ढांचे में नवाचार की दिशा में नई राह मिलने की उम्मीद है। शाम तकरीबन 5:30 बजे उपराष्ट्रपति द न्यू वर्ल्ड 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था और भारत नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टीन ऑडिटोरियम में होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। भारत की संसद की प्राक्कलन समिति अपने कामकाज के 75 साल पूरा कर रही है। इस अमृत जयंती वर्ष के अवसर पर मुंबई में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज मुंबई में संसद और राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश इस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले हैं। ये सम्मेलन संसद की प्राक्कलन समिति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान एक स्मारिका का विमोचन किया जाएगा। सम्मेलन का मुख्य विषय है प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए बजट प्राक्कलन की प्रभावी निगरानी एवं समीक्षा में प्राक्कलन समिति की भूमिका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन सत्र को संबोधित भी करेंगे। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर राम शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, लोकसभा की प्राक्कलन समिति के समिति प्रमुख डॉक्टर संजय जायसवाल शामिल होंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कैंपस और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए एक कड़ा संदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि बारिश में भी नक्सलियों को चैन से सोने नहीं देंगे और नक्सल विरोधी अभियान बिना किसी रुकावट के लगातार जारी रहेंगे। ने छत्तीसगढ़ में ही कहा था, यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर रहेंगे। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि NFSU का स्थायी परिसर 3 वर्षों में पूर्ण रूप से विकसित होगा, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए फॉरेंसिक क्षेत्र में करियर की असीम संभावनाएं खुलेंगी। उन्होंने भरोसा दिलवाया कि मोदी सरकार के तहत NFSU से स्नातक करना रोजगार की गारंटी बनेगा। साथ ही NFSU जैसे संस्थानों के निर्माण से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत को आधुनिक न्याय प्रणाली और अपराध जांच में सशक्त आधार मिलेगा। आज युवाओं को कहने आया हूं, आप भरोसा करना मोदी सरकार पर। NFSU का ग्रेजुएशन मतलब आपकी नौकरी की गारंटी है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। मित्रों, एक जमाना था जहां अनुभूति या आभासन पर, कल्पना पर न्याय की दलीलें होती थी, साक्ष्य पर आधारित दलीलें होती थी, मगर मेरा मानना है जहां प्रमाण होता है, साइंटिफिक एविडेंस होता है, वहीं सटीक परिणाम आता है। और मैं मानता हूं कि FSL की मदद से हमारा सजा कराने का दर कुछ ही सालों में विश्व के सबसे ज्यादा सजा कराने का दर वाले देशों में हमें शुमार कर देगा। iHub की स्थापना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्टार्टअप कल्चर से जोड़ने, तकनीकी सहायता देने, फंडिंग मुहैया कराने और मार्केटिंग एवं अनुबंध जैसी प्रोफेशनल सेवाएं देने में सहायक होगा। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वो खुद उद्योगपति बने, स्टार्टअप शुरू करें और राज्य के औद्योगिक विकास में भागीदार बने। छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुई, उसमें 5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। ढेर सारी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में आ रही है, परंतु मैं स्पष्टता से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताने आया हूं, जब तक युवा स्वयं उद्योग साहसिक नहीं बनेंगे, छत्तीसगढ़ का इन्वेस्टमेंट, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती। कोई बाहर से यहां कर इंडस्ट्री डालेगा, रोजगारी की भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी, संभावनाएं भी बढ़ेगी, मगर जिस दिन छत्तीसगढ़ का युवा खुद MSME उद्योगपति बनेगा, खुद अपना स्टार्टअप तैयार करेगा और इसके माध्यम से यहां पर उद्योग साहसिकता का एक संस्कृति खड़ी करेगा, तब तक छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो सकता। और आज जो शुरुआत हुई है iHub की, वो जो युवा अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, न केवल उनके स्टार्टअप के मूल विचार को
उसकी व्यवहारिकता की जांच करने में, उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने में मदद करेगा। इसके बाद स्टार्टअप शुरू करने में आर्थिक सहयोग करने के लिए भी वो ब्रिज का काम करेगा। स्टार्टअप बन जाने के बाद इसके मार्केटिंग और अनुबंध जैसी महत्वपूर्ण प्रोफेशनल व्यवस्थाओं में भी एआई हब मदद करेगा। कई बार युवा मौलिक सोच के आधार पर स्टार्टअप बनाता है, उसको बहुत अनुभव नहीं होता है और अपने विचार को जब पूंजी की जरूरत होती है तब ऐसे अनुबंध करता है, जिससे आने वाले दिनों में इसका जो पोटेंशियल होता है, संभावनाएं होती है युवा के खुद को सशक्त बनने की आर्थिक रूप से, वो निरस्त हो जाती है। तो उसका मार्केटिंग और अनुबंध करने की तज्ञता और मार्गदर्शन, ये सभी एक ही सेंटर से बनेगा। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने नक्सलवाद के रास्ते पर भटके युवाओं से आत्मसमर्पण कर विकास में शामिल होने की अपील की और सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा के डीजीपी, एडीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रायपुर में समीक्षा बैठक की और इसकी अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव सरकार ने नक्सल विरोधी अभियान को गति दी है और 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने पराक्रम दिखाया है और सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, उसके आधार पर हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बारिश के मौसम में आराम करने वाले नक्सली इस बरसात में चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। अपने दौरे के दूसरे दिन आज गृह मंत्री अमित शाह अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे और इसके बाद दोपहर में नारायणपुर में बीएसएफ के जवानों से मिलने वाले हैं, जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहते हैं। ये मुलाकात सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने और ज़मीनी स्थिति को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। ईरान के मशाद से कल एक विशेष उड़ान में कुल 311 भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंच गए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अभी तक ईरान से 1730 भारतीय नागरिक सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। ईरान में भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों की निरंतर मदद कर रहा है और उन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। भारतीय नागरिकों को तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। दूतावास में 24 घंटे वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। दूतावास के हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो ये +989128109115 और +989128109109 है। इसके अलावा व्हाट्सएप के लिए +989010445557 +989015993320 और +918086871709 निर्धारित किए गए हैं। और इसके अलावा फ़ोन नंबर +989177699036 और जाहिदान के लिए +989396356649 है। इसके अलावा ईमेल एड्रेस की भी बात करें जिस पर आप फंसे हुए लोग संपर्क कर सकते हैं या जानकारी मुहैया करा सकते हैं, cons.tehran@mea.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में भी 24 घंटे चलने वाले हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। 285 Indian nationals from Iran. It arrived from Masad of Iran. In that
plane, we had 285 Indian passengers, Indian nationals, mainly from 10 states, Bihar, Jammu Kashmir, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. And the total number of evacuated Indian nationals from Iran stands now at 1,713, and we have scheduled 2-3 more flights from Iran for the next 2 days. And the same way, we are in constant contact with all our Indian nationals residing there in Iran and Israel also. So I'm very glad to say that from Israel also 162 Indian nationals have already crossed border to Amman of Jordan, and within a day or two, those Indian nationals will also be brought safely to India. मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विभिन्न परिवर्तनकारी नीतियों द्वारा आज का नया भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का चमकता हुआ सितारा बन चुका है। आइए एक नजर डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है। हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। IMF और विश्व बैंक का अनुमान है कि अगले 5 सालों में भारत $5 ट्रिलियन क्लब में शामिल हो जाएगा। यह विकास केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उस नए भारत की कहानी है जो युवाओं, तकनीक और नवाचार की ताकत से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के जरिए 1.6 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को जन्म दिया। सिर्फ स्टार्टअप सेक्टर में 16 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत को दुनिया का डिजिटल लीडर बना दिया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शंस भारत में होते हैं। डिजिटल इकोनॉमी में भारत अब वर्ल्ड लीडर बन गया है। इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI जैसी नीतियों के कारण भी भारत मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पहले जहां एप्पल जैसी कंपनियां अपने मोबाइल सिर्फ चीन या वियतनाम में ही बनवाती थीं, आज भारत में आईफोन का उत्पादन हो रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। MSME सेक्टर के जरिए 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। यही वो ताकत है जो आर्थिक विकास को जमीनी स्तर तक ले जाती है। विश्व बंधु भारत अब केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उत्पादन करेगा, यानी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। मोदी सरकार के 11 सालों ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उभरती महाशक्ति है। 2047 तक विकसित भारत अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हमारा संकल्प है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के 7वें बैच के लिए समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। चलते चलते आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आप ये झलकियां देखिए और मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। Tomorrow is International Yoga Day, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। This emanates from our treasure. It has its origin in Bharat. It is deeply embedded in our scriptures, the essence of it. Our Atharvaved is encyclopedic about health, wellness, how to take care of the body. This
idea occurred to Prime Minister Narendra Modi that we must share this good practice with the entire world. And we had a great achievement. In September 2014, when Prime Minister began his first term, he made a clarion call at the United Nations while he was addressing the General Assembly. He said, I quote, "Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition." Unquote. The world picked it up. In the shortest of time, within 75 days, largest number of countries, 177 nations, converged into a resolution of United Nations, Resolution 69/131 on December 11, 2014, declaring June 21 as International Yoga Day. Since then it is celebrated all over the nation. None of you were around about an incident I am reflecting, which comes as an anniversary, sad anniversary, this week, within 7 days. It was June 25, 1975, at midnight. President of India, then Fakhruddin Ali Ahmed, he signed at the instance of Prime Minister, then Prime Minister, Srimati Indira Gandhi, a declaration of emergency in the nation. It was for the first time. More than 100,000 citizens of this country were put behind the bars in hours. They were dragged out of their homes, put in cells all over the country. Our constitution ceased to exist. Our media was held hostage. Some of the illustrious papers, Indian Express, to name one, there are others, Statesman being another, they had blank editorials. And you know, illustratively, who were these people who were suddenly put behind the bars? Many of them became Prime Ministers of this country. Atal Bihari Vajpayee, Morarji Desai, Chandrasekhar Ji. Many of them became Chief Ministers, Governors, scientists, talented people. Many of them were of your age. The government thought very wisely, and a notification was issued on July 11, 2024. And that was it, for a valid reason. We were having 75th year of our republic. We became independent 47, the 75th came earlier, but we became a republic. So we were starting that adoption of the Indian Constitution, 75th year. And this day was declared officially by a Gazette notification on July 11, 2024, that June 25th will be Svidhan Hatya Divas. And this is to make this event as a somber reminder that we have to be ourselves guardians and watchdogs of democratic values. So I urge all of you to carefully spend time. One homework was fundamental duties. Second is, please learn everything you can about emergency. Then you will come to know price of democracy.